हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है साहित्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम साहित्य का स्वरूप और साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य एवं साहित्य के उद्देश्य। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव, अर्थात साथ होना। राजशेखर ने भी लिखा है कि शब्द और अर्थ के सहभाव से संबंधित विद्या साहित्य है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ने भी काव्य अलंकार में शब्दार्थों सहितो काव्यम लिखकर इस प्रयोग की पुष्टि की है। साहित्य के विषय में संस्कृत विद्वानों के मत। इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह काव्य शरीर है। दंडी ने कहा है, शब्द और अर्थ दोनों की अन्योन्यातिरिक्त परस्पर स्पर्धा पूर्वक मनोहारिणी श्लाघनीय स्थिति साहित्य है। ये कुंतक का कथन है। दोष रहित गुणयुक्त शब्दार्थ भले ही वह कहीं कहीं अलंकार रहित हो, काव्य है। मम्मट का कथन है, रसयुक्त वाक्य काव्य है। विश्वनाथ, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। ये जगन्नाथ का कथन है। हिंदी विद्वानों के मत। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। ये नगेंद्र का कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद। साहित्य के विषय में पश्चिमी विद्वानों के मत। शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य साहित्य है। अरस्तु। काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम विधियों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। शैली। साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। कॉलरिज। साहित्य के भेद। साहित्य को काव्य का समानार्थी मानकर काव्य शास्त्र में उसके दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आज साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है, काव्य, गद्य और मिश्रित यानी कि चंपू काव्य। काव्य के 2 रूप हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य के 3 भेद हैं, पद, प्रगीत और कविता। गद्य साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत नाटक, कथा साहित्य, गद्य के अन्य रूप हैं। नाटक के अंतर्गत नाटक, एकांकी, प्रहसन, भाण इत्यादि आते हैं। उपन्यास और कहानी कथा साहित्य के प्रमुख रूप हैं।
गद्य के अन्य रूपों में निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आलोचना, पत्र, डायरी इत्यादि आते हैं। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध का अर्थ है बंधा हुआ। भगीरथ मिश्र के अनुसार वह पद्यबद्ध रचना जिसके छंद, कथा, सूत्र की व्याख्या से पिरोए रहते हैं, उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता, प्रबंध काव्य कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं की संबद्ध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। प्रबंध काव्य की विशेषताएं। प्रबंध काव्य सउद्देश्य रचना होती है। कथा काव्य की भांति यह मनोरंजन प्रधान और कौतूहलवर्धक न होकर राष्ट्र प्रेम, जातीय भावना, धर्म प्रेम या आदर्श, जीवन की प्रेरणा इत्यादि के महत्व को दर्शाता है। प्रबंध काव्य का कथानक काल्पनिक, असंभव जगत से जुड़ा न होकर वास्तविक एवं यथार्थ धरातल पर प्रतिष्ठित होता है। प्रबंध काव्य में रोमांटिक तत्व और असंभव तथा अति प्राकृत शक्तियों, कार्यों और वस्तुओं का या तो अभाव होता है या उनकी अधिकता नहीं होती। प्रबंध काव्य में घटना, प्रभाव एवं वस्तु वर्णन या भाव चित्रण पर समान रूप से बल दिया जाता है। प्रबंध काव्य के कथानायक कथा काव्य के चरित्रों की भांति मुख्य रूप से धीर ललित एवं कल्पना लोक में विचरण करने वाले न होकर यथार्थ जीवन पर आधारित आदर्शवादी होते हैं। प्रबंध काव्य की शैली अलंकृत, उदात्त और गरिमापूर्ण होती है। इसमें कवि की निरीक्षण शक्ति के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक चित्रण, विवृत वस्तु वर्णन और तथ्य निरूपण की प्रवृत्ति अधिक होती है। महाकाव्य। महाकाव्य कविता विधाओं में सबसे प्राचीनतम विधा है। महाकाव्य के लक्षण। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होनी चाहिए। इसका नायक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, धीरोदात्त, गुण संपन्न देवता या क्षत्रिय होना चाहिए। इसमें श्रृंगार, वीर तथा शांत रसों में से किसी एक रस का प्राधान्य होना चाहिए। इसका कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या सुविख्यात होना चाहिए। इसमें नाटक की सारी संधियां होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से कोई एक इसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। प्रारंभ में मंगलाचरण, वर्णीय पदार्थ का संकेत, दुष्ट दुर्जन निंदा एवं अच्छे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। एक सर्ग की रचना एक ही छंद में होनी चाहिए और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन होना चाहिए। सर्गों की संख्या 8 होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में भावी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। संध्या, सूर्य, रात्रि, प्रातः, पर्वत, वन तथा समुद्र आदि प्राकृतिक दृश्य का वर्णन होना चाहिए।